कक्षा 12वीं अध्याय 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। केमिस्ट्री के इन चैप्टरों में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए, इसका एक अंक का प्रश्न है, एथिल ब्रोमाइड की लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ क्रिया कराने पर बनता है, तो ये टेट्रा एथिल लेड बनता है। अभिक्रिया CH3Br प्लस OH माइनस CH3OH प्लस Br माइनस है, तो ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर है एरिड हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है, तो ये sp2 संकरित होता है। SN1 प्रक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है, तो ये होता है कार्ब धन आयन। निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, तो ये आयोडोफॉर्म देता है CHI3। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियॉन के नाम से जाना जाता है, तो ये CCl2F2। प्रश्न है, एथिल आयोडाइड को एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो एथिलीन प्राप्त होता है। C2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर बनता है, तो ये आयोडोफॉर्म बनता है CHI3। आय ये 9वां है, आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तो ये एसिटिलीन प्राप्त होता है। रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, तो क्लोरोबेंजीन के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। अवरिक्त स्थानों को समझते हैं। क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र है, तो ये फॉस्जीन गैस है COCl2। दूसरा है एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1x या RX भी इसको लिख सकते थे। फिर यहाँ पर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहली कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त गैस खाली स्थान बनती है, तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। फिर ये BHC एक कीटनाशी है जिसका व्यापारिक नाम गैमेक्सिन या लिंडेन है। फिर है प्रश्न, क्लोरीटोन उच्च कोटि की खाली स्थान है, तो ये निद्राकारी औषधि है। SN1 अभिक्रिया खाली स्थान पदों में होती है, 2 पदों में होती है। हेलो एरीन में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः खाली स्थान होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होती हैं। प्रशीतक फ्रियान का खाली स्थान सूत्र होता है, तो CCl2F2। अब चलिए यहाँ पर सही जोड़ी मिलाते हैं। तो यहाँ है क्लोरोपिक्रिन, तो क्लोरोपिक्रिन जो है ये युद्ध में विषैली गैस के रूप में उपयोग की जाती है। इसके बाद दूसरा है हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, तो इसको हम गैमिक्सिन कहते हैं, लिंडेन कहते हैं, BHC कहते हैं, इसका ये रासायनिक नाम है। फिर है डाइफ्लोरोमेथेन, तो ये जो है फ्रियान का रासायनिक नाम है, तो ये फ्रियान हो जाएगा। इसके बाद चौथा है क्लोरीटोन, तो क्लोरीटोन क्या है, एक निद्राकारी औषधि है। इसके बाद पांचवा है कार्बोनिल क्लोराइड, तो कार्बोनिल क्लोराइड क्या है, फास्जीन गैस है, इसको फास्जीन गैस COCl2 को बोलते हैं। फिर इसके बाद छठवां है वेस्ट्रॉन, तो जो वेस्ट्रॉन है एक क्या है, विलायक है। फिर है टेट्राक्लोरोमेथेन, तो जो टेट्राक्लोरोमेथेन है वो पायरीन है। अब प्रश्न है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करने पर टाल्यून बनता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में अविलेय होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है जल के साथ। एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर बनता है, तो ये एल्केन प्राप्त होता है। फिर है बेंजीन डायोजेनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड और उसके संगत अम्ल के साथ गर्म करने पर हेलोएरीन बनता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो इसे सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। फिर आयोडोबेंजीन कापर चूर्ण के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ये डाइफेनिल प्राप्त होता है।
बेंजीन को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराने पर बनता है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नाम क्या है, तो ये रेसिक विधि है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होने वाले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि का नाम लिखिए, तो एक होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर 2 अंकों के प्रश्नों को समझते हैं। ये है सेंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप रासायनिक समीकरण याद करिए, उसी को हमको शब्दों में लिखना है। तो ये है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को, ये एरोमेटिक प्राथमिक एमीन या एनिलीन को ठंडे जलीय खनिज अम्ल, यहाँ पर खनिज अम्ल हो गए, यह NO2 के साथ 273 से 278 केल्विन पर अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डायजीनियम लवण बनता है। तो ये डायजीनियम लवण प्राप्त हो रहा है, जो क्यूप्रस और उसके संगत अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर के हेलोएरिन दे देता है। अब यहाँ पर ये इसके क्यूप्रस के साथ ये अम्ल की उपस्थिति में जो है ये क्रिया करके क्या बनाता है, एरिल हैलाइड बनाता है। तो आप जो है ये समीकरण याद करिए, इसी समीकरण को सूत्र में लिखेंगे तो अपने वो शब्दों में लिखेंगे तो परिभाषा बन जाएगी। समीकरण याद करना जरूरी है, शब्द को याद करना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है यहाँ, फिर है यहाँ 666 के बनाने की विधि या कृषि में इसका उपयोग लिखिए। तो चाहे 66 हो या BHC हो या गैमेक्सिन हो या लिंडेन, एक ही चीज़ होता है। तो मैं बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ें हों जिसमें समीकरण हो तो समीकरण याद करो। तो ये बेंजीन है। अब ये क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, ये क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये BHC या 66 बनता है, जिसका नाम 66 है या गैमेक्सेन है या लिंडेन है या 1 2 3 4 5 6 हेक्सोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। तो आप यदि इसको याद कर लेंगे तो ये फिर शब्द आसानी से बनेगा। इसका उपयोग जो है कृषि में कीटनाशी के रूप में होता है। अगला प्रश्न है फ्रियॉन बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। तो देखिए फ्रियॉन कैसे बनता है, SbCl2 की उपस्थिति में CCl4 एवं SbF3 की अभिक्रिया से फ्रियॉन बनता है। अब ये शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद करना है। ये CCl4 है, ये SbF3 है, ये SbCl5 की उपस्थिति हो गई, तो इसी में क्या बनता है, फ्रियॉन बनता है। अब इसका गुण क्या है, इसका क्वथनांक कम होता है, कमरे के ताप पर दाब बढ़ाकर आसानी से इसे द्रवित किया जा सकता है। अब यह उपयोग है इसका क्या, यह एक विषैला पदार्थ है, अज्वलनशील है तथा अक्रिय पदार्थ है, जो रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यह एरोसॉल व फोम में नोदक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है फ्रैंक लैंड अभिक्रिया को लिखिए। तो ये अभिक्रिया है, इसको याद करना है, इसी का शब्द बनाना है। तो ये एथिल क्लोराइड है, ये जिंक है, और फिर ये एथिल क्लोराइड मतलब एथिल क्लोराइड का हम जब जिंक से क्रिया कराते हैं तो उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। तो यही है जब हेलो एल्केन को, ये एथिल क्लोराइड माने हेलो एल्केन हो गया, जिंक चूर्ण के साथ अल्कोहल से अभिक्रिहित किया जाता है तो उच्च एल्केन हमको प्राप्त होता है। यही फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, तो इसमें अल्कोहल की उपस्थिति रहती है। अब अगला प्रश्न है उभदंती नाभिक रागी क्या होते हैं। तो वे न्यूक्लियोफाइल जिनमें दो न्यूक्लियोफिलिक केंद्र होते हैं उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। जैसे साइनाइड में C है या N है, दोनों निम्न अनुनादी संरचनाओं के कारण क्रिया कर सकता है। तो ये CN है, तो ये CN है, तो कभी ये जो माइनस का विस्थापन है, कभी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, इसलिए हम इसको उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक 2 केंद्र होते हैं, बस इतना समझना है। अब यहाँ प्रश्न है क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। या फिर इसी को पूछ दिया दूसरे तरीके से कि DDT कैसे बनता है, तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये हम क्लोरोबेंजीन लिए हैं ये, और साथ में ये जो बना है ये क्लोरल है। सांद्र H2SO4 और H2O की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो इस तरह से यौगिक बनता है। यहाँ पर केवल हाइड्रोजन का आपको विस्थापन कर देना है और O हटा देना है,
तो यहाँ से जब H2O निकल जाएगा तो इस तरह से बनेगा और इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो, ये हो गया। फिर इसके बाद डाइफेनिल, ये बेंजीन रिंग का नाम हो गया। फिर ये ट्राइक्लोरोएथेन, इसका नाम हो गया। तो इस तरह से DDT बनता है। अब प्रश्न है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को समझाइए। तो एल्किल आयोडाइडों का विरचन प्राय एल्किल क्लोराइडो या ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया से होता है। इसे अभिक्रिया को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड हो गया, ये सोडियम आयोडाइड हो गया। जब इनकी रिएक्शन होती है तब यहाँ पर क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप जो है समीकरण याद करो, फिर उससे शब्द बनाओ तो चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जेटसेफ का नियम लिखिए तथा उदाहरण लिखिए। तो विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होता है जिसमें द्विक आवंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। तो विहाइड्रोजनन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ पर ये ब्रोमोपेंटेन है। तो यहाँ पर जो ये बना हुआ है ये एक एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ से जो है द्विकाबंध कहाँ बनेगा, जहाँ पर एल्किल समूहों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर बना, ये Br इधर जुड़ा था, तो इसकी संख्या ज़्यादा है, ये ज़्यादा मात्रा में बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि दो ब्रोमोपेंटेन मुख्य उत्पाद के रूप में पेंट 2 ईन देता है। तो यहाँ पर ये ब्रोमोपेंटेन है, यहाँ पर ये ज़्यादा उत्पाद देता है, ये कम उत्पाद देता है, क्योंकि यहाँ पर एल्किल समूह में कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है। अब अगला प्रश्न है ग्रिनार अभिक्रियक या अभिकर्मक क्या है, यह किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX कार्ब धातुक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है। इसकी खोज विक्टर गिनॉर ने 1900 में की थी। इन्हें ग्रिनार अभिक्रियक कहा जाता है। यह अभिक्रियक हेलोएल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया से बनता है। तो ये हमारे पास जो है ये हेलोएल्केन है और ये मैग्नीशियम की से क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब यहाँ पर ग्रिनार अभिकर्मक प्राप्त होता है। अब यहाँ अगला प्रश्न है वुर्ज अभिक्रिया को समझाइए। तो देखते हैं वुर्ज अभिक्रिया क्या है। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दोगुने कार्बन परमाणु होते हैं। इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो ये देखिए इसी का, इसका नाम एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम है, शुष्क ईथर की उपस्थित है, ये उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, या दुगना हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वुर्ज फिटिक अभिक्रिया को समझाइए। एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन देता है तथा इसे वुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ये एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम है, और एक जो है एरिल हैलाइड है। ये एरिल हैलाइड भी है, एल्किल हैलाइड भी है। दोनों सोडियम की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो एल्किल एरीन बनता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वुर्ज अभिक्रिया भी है, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया भी है, अकेले फिटिक अभिक्रिया भी है। यहाँ फिटिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एरिल हैलाइड भी शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया द्वारा सजाती यौगिक देते हैं। इसमें दो एरिल समूह परस्पर जुड़ जाते हैं, इसे फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए एरिल समूह है, एरिल हैलाइड है, हेलोएरिन कह सकते हैं। सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर में जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर दो एरिल समूह आपस में जुड़ जाते हैं, इसको हम फिटिक कहते हैं। तो अब तीनों को फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर वुड्स में क्या है, एल्किल हैलाइड है और आपस में जुड़ेंगे तो दो एल्किल हैलाइड जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर फिटिक में क्या है, एरिल हैलाइड है और ये बाकी सोडियम और शुष्क ईथर वही है, आपस में जुड़ करके ये दो आपस में रिंग जुड़ जाएंगी। अब जो वुड्स फिटिक अभिक्रिया है उसमें एक एरिल हैलाइड होता है और एक एल्किल हैलाइड होता है, माने दोनों का मिक्स करके बना दिए हैं, तो इस तरह से ये जुड़ करके बनता है।
अब 3 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है, तो यहाँ पर देखिए हमको बताना है आइडोफार्म अभिक्रिया क्या है। AgNO3 विलयन के साथ यदि हम CH3 पीला अवक्षेप देता है, जबकि क्लोरोफार्म जो है इससे नहीं देता, इसका कारण बताना है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो चलिए इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आइडोफार्म अभिक्रिया देखते हैं। तो आइडोफार्म अभिक्रिया का ये समीकरण है। आपको समीकरण याद करना है तो बाकी चीज़ें फिर आप बना ही लेंगे। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये एथिल अल्कोहल है। अब ये I2 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पर हमको आइडोफार्म प्राप्त होता है। ये बीच के पद ये ज़रूरी नहीं है लिखना, पर इससे यहाँ लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल I2 और NOH की उपस्थिति में क्रिया के साथ क्रिया करता है तो आइडोफार्म प्राप्त होता है। इसे हम आइडोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। कुल मिला के आपको अभिक्रिया याद करना जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है ये है AgNO3 विलियन के साथ CH3 पीला अवक्षेप देता है, जबकि क्लोरोफार्म नहीं देता है। इसमें हम देख लेते हैं ये क्यों ऐसा होता है। आइडोफार्म में जो CI बंध होता है, कार्बन और आयोडीन के बीच का बंध है, क्लोरोफार्म में जो का क्लोर और जो क्लोरोफार्म में है सी और Cl के बंध की तुलना में कमज़ोर होता है। यहाँ पर आइडोफार्म का ये बंध कमज़ोर है, जबकि ये बंध जो होता है थोड़ा सा मजबूत होता है। तो CH3 AgNO के साथ AgI का पीला अवक्षेप बनाता है, किंतु जो CH Cl3 है वो अवक्षेप नहीं बनता है। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पर इनके कार्बन और क्लोरीन के बीच बना बंध मजबूत होता है, इसलिए नहीं टूटता है, तो ये अवक्षेप नहीं बनाता है। और इसका बंध कमज़ोर होता है तो ये टूट करके AgI बनाता है और पीला अवक्षेप देता है। फिर यहाँ पर देखिए क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक OH के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है एथिल ब्रोमाइड, ये है KOH। जब हम इसके साथ गर्म करेंगे तो इसका H जा कर के इसमें मिल जाएगा, मतलब ये जो है एथीन बनेगा और साथ में ये KBr बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक OH के साथ उबालने पर क्या बनता है, एथिलीन प्राप्त होता है। अब यहाँ प्रश्न है क्लोरोफॉर्म से निम्नलिखित को आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो मेथेन कैसे मिलेगा क्लोरोफॉर्म से, एसिटिलीन कैसे मिलेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर शुरू में तो क्लोरोफॉर्म रहेगा CHCl3। अब हमको मेथेन प्राप्त करना है तो हम यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण करेंगे जिंक H2O की उपस्थिति में। इसको हम बोलते हैं अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना माने अपचयन कहलाता है। तो यहाँ से ये Cl अलग हो जाएगा और उसकी जगह पर H4 यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मेथेन प्राप्त होगा अपचयन करने पर। दूसरा, क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन बनता है। तो यहाँ पर देखिए CHCl3 है, यहाँ पर ये CAg और Cl3 ये रजत चूर्ण कहला गया। ये सिल्वर के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं, ये 2 बार ही हम इसको लिख दिए हैं, तो ये बन जाएगा C2H2। इस तरह से यहाँ पर एसिटिलीन बनता है। तो यहाँ पर ये क्लोरोफार्म के 2 अणु, एक अणु इधर से लिया गया है, एक अणु इधर ले दिए हैं। चाहे तो आप 2 लगा करके भी ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश में क्लोरीनीकृत होकर CCl4 बनाता है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्लोरोफार्म है। यदि हम Cl2 का और इसमें रिएक्शन करा दें यहाँ पर H प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। चलिए प्रश्न है, एथिल आयोडाइड का क्वथनांक एथिल ब्रोमाइड से अधिक होता है, कारण लिखिए। तो समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक उनमें उपस्थित हैलोजन परमाणु के परमाणु भार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। एथिल आयोडाइड का अणुभार एथिल ब्रोमाइड से अधिक होता है, इसलिए एथिल आयोडाइड का क्वथनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका परमाणु भार, एथिल आयोडाइड का परमाणु भार एथिल ब्रोमाइड की तुलना में अधिक है, जिसके कारण इसका क्वथनांक भी क्या है, अधिक है। दूसरा है, क्या कारण है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक आर्थो एवं मेटा समयावियों से अधिक होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो डाइक्लोरोबेंजीन का पैरा समयावी आर्थो एवं मेटा समयावियों की तुलना में अधिक सममित होता है तथा क्रिस्टल लैटिस में अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है। इसी कारण पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक आर्थो एवं मेटा समयवियों से कैसा होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, कुल मिला के वो कैसा होता है, सममित होता है और क्रिस्टल में अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है, इसलिए उसके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं।
अब यहाँ C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयवी हमको लिखना है, उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और इसको सीधा सीधा हम Br जोड़ दिए, तो इसको एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो ब्यूटेन भी बोलेंगे। दूसरा हो गया कि यदि ये शाखित हो जाए, Br इधर जुड़ जाए, तो इस तरह से ये संरचना बन जाएगी। तो इसमें अणुसूत्र तो वही रहेगा, संरचना भर भिन्न रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे द्वितीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। या 2 नंबर में जुड़ा है ये, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ से हम गिनती करेंगे तो 1 2 आ जाएगा, इस तरह से 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पर तीसरा हम देख लेते हैं कि CH3CH CH3CH2 ये क्या हो गया, Br, मतलब यहाँ पर आकर के Br जुड़ा है। तब हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ये तीसरी कंडीशन में आ जाते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से जुड़ जाए, पूरे एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ये तृतीयक ब्यूटाइल प्रोमाइड है। तो इसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से ये चार जो हैं इसके समयावी हैं। तो ये पहले कार्बन से जुड़ता है, फिर दूसरे कार्बन से जुड़ता है, फिर तीसरे कार्बन से जुड़ता है। इस तरह से हमको जोड़ के इसको बताना है। अब चलिए यहाँ पर दो विधियों को समझते हैं। क्रिया विधि है ये हुंसडीकर विधि, और दूसरा है रेसिक प्रक्रम। तो हुंसडीकर विधि क्या है, यहाँ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एरिल ब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ पर ये जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक लवण है सिल्वर का, और ये ब्रोमीन के साथ हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो हमको प्राप्त हो रहा है एरिल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है, यही हुंसडीकर विधि है। तो आप इसको समझिए, इसको बना करके फिर शब्द बनाइए। फिर हम रेसिंग विधि में भी समझ लेते हैं क्या है, कि यहाँ पर जो हमारे पास है ये बेंजीन की वाष्प है, और हम ये इसके HCl के गैस के साथ और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ CuCl की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन इस तरह से प्राप्त होता है। यहाँ पर आप C6H6 लिख लेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये बेंजीन हो गया। अब बेंजीन का हम HCl के साथ, ऑक्सीजन के साथ, CuCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और ये क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिक विधि कहते हैं। तो इसका समीकरण याद करके इसका शब्द बना लेना है आपको। अब चलिए 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। चैप्टर 6 है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो इसमें प्रश्न है एल्किल हैलाइडों के प्रमुख न्यूक्लियोफिलिक, जिसको हम नाभिक राघी प्रतिस्थापन भी बोलते हैं, उन अभिक्रियाओं को बताना है। तो चलिए एल्किल हैलाइडों में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो जैसे 4 नंबर का है तो कम से कम 4 अभिक्रियाएं आपको लिखना है। तो पहला लिख रहे हैं जल अपघटन, तो मतलब OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5Br है, और इसमें हम KOH से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से Br हट के OH जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये OH का विस्थापन हो गया। इसके बाद यहाँ पर OR समूह द्वारा विस्थापन है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले लिए हम एल्किल हैलाइड, फिर यहाँ पर लिख दिए हैं सोडियम एल्काक्साइड, और इससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ये Br और Na यहाँ पर हट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, C2H5O C2H5NaBr। इस तरह से यहाँ पर OR समूह द्वारा विस्थापन होता है, तो ईथर बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर Cn समूह द्वारा विस्थापन है, तो ये C2H5Cl ले लें, Br ले लें, कुछ भी ले लें, और यहाँ पर ये KCl है। जब हम इससे रिएक्शन करते हैं तो ये KCl हट करके इसके साथ क्या जुड़ जाता है, Cn जुड़ जाता है। इस तरह से ये Cn द्वारा विस्थापन हो गया। कुल मिला के यहाँ पर जो समूह है एल्किल हैलाइड समूह है उसको हटाना है। फिर यहाँ पर NH3 के साथ यदि हम क्रिया कराते हैं तो ये एक हाफमैन विधि कहलाती है। तो अलग से यदि पूछ दे कि हाफमैन रिएक्शन लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है। एल्किलाइड को NH3 के अल्कोहली विलियन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर विभिन्न प्रकार के अमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो जैसे जब NH3 जुड़ता है तो यहाँ से I हट गया, तो ये क्या बना, NH2। इसके बाद फिर से यदि हम उसी रिएक्शन को बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर एक H कम हो जाएगा, फिर से C2H5 दो हो जाएंगे। फिर अगले स्टेप में हम फिर से उसी से रिएक्शन कराते जाएं तो यहाँ पर एक N से ये H और हट जाएगा, ये 3 हो जाएंगे। इस तरह से इसे हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे, और वो NH में हाइड्रोजन हटते जाएंगे, और C2H5 क्या होता जाता है, जुड़ता जाता है। इस क्रिया को हाफमैन
विधि कहते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के अमीनों का मिश्रण मिलता है, जैसे पहले प्राथमिक अमीन है, फिर द्वितीयक अमीन है, तृतीयक अमीन है, तीनों अमीनों का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण क्रियाएं लिखिए। तो नाइट्रीकरण क्रिया देख देते हैं। क्लोरोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर आर्थो तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये HNO3 है, इसको इस तरह से तोड़ के लिख देंगे तो आसान रहेगा। तो एक H यहाँ से निकल करके ये H2O बन गया। इसके बाद यहाँ पर NO2 जो है आर्थो स्थिति में, और यहाँ पर ये जो है पैरा स्थिति में आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरह सल्फोनीकरण में है तो H2SO4 होता है। इसमें से भी OH हम अलग कर लेंगे। अब ये SO3H आया है तो यहाँ पर SO3H यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे। तो इस तरह पर क्लोरोबेंजीन पर सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्लों का मिश्रण हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, फ्रीडल क्राफ्ट्स एवं एसिलीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कह देखते हैं। इसमें जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो बन है ये एक बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर जो है ये एल्किल हैलाइड हो गया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बन रहा है, मेथिल बेंजीन या टॉल्यून बनता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया इसी के साथ पूछा है, एसिलीकरण। ये अलग से भी फ्रीडल क्राफ्ट पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनके रिएक्शन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और समझिएगा। रिएक्शन तैयार रहेंगे तो आप भाषा बड़े आराम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब एसिलीकरण की अभिक्रिया क्या हो गई, तो इस सेम ही है। यहाँ पर जो है एक बेंजीन रिंग लेते हैं और इसके साथ यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, निर्जल AlCl3 लेते हैं, और जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको एसिटोफिनॉन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मतलब ये क्लोरीन हट करके यहाँ पर ये कार्बन से जुड़ जाता है, पूरा उसी तरह से उतार देते हैं तो एसिटोफिनॉन कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, कार्बनिक यौगिक के किसी परमाणु का नाभिक स्नेही समूह के द्वारा प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर ये जो है एल्किल हैलाइड है। यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो एल्किल हैलाइड को बाहर कर देता है, खुद जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये एल्किल हैलाइड का प्रतिस्थापन जब नाभिक स्नेही से होता है तो हम इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार से संपन्न होता है। एक होता है SN1 या इसी को हम बोलते हैं एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। यह क्रिया दो पदों में या दो चरणों में पूर्ण होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड RX बंध का विदलन होता है, विदलन का मतलब टूटता है, और कार्बोकेटायन बनता है। यह क्रिया मंद गति से होती है। अब इसका द्वितीय पद क्या होता है, यहाँ पर द्वितीय पद में कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को शीघ्रता से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। अभिक्रिया की दर प्रारंभिक पद पर निर्भर करती है जिसमें केवल एक अणु भाग लेता है। इस कारण इसे एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, विदलन। माने ये जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है ये जुड़ेगा और ये टूटेगा तो Br अलग होगा। जैसे Br अलग होगा तो इसमें जो नाभिक स्नेही है तुरंत इससे जुड़ करके बना देता है दूसरे पद में। तो ये एक अणुक जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया हो गई। तो ये दो पदों में, पहला इसका टूटना, दूसरा इसका क्या हो गया, जुड़ना। अब यहाँ पर द्विअणुक क्रिया विधि या SN2 ये क्या होती है, तो इस विधि में नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक ही पद में होती है, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था या माध्यमिक संरचना बनती है जो शीघ्र ही एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है और हैलाइड आयन मुक्त करती है। इस क्रिया में दो अणु भाग लेकर संक्रमण अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इसे SN2 द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसके साथ दो अणु होते हैं और यह दोनों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है। RX के मोलर सांद्रण पर भी और OH के मोलर सांद्रण पर, दोनों पर निर्भर करती है, इसलिए इसको हम द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ये नाभिक स्नेही है, तो एल्किल हैलाइड से नाभिक स्नेही और ये दोनों साथ जुड़ जाएंगी, ये संक्रमण अवस्था कहलाती है।
अस्थायी होती है। अब जैसे जैसे क्लोरीन यहाँ से दूर जाता जाएगा, ओ एच इसको पास लाएगा और इसके साथ इस तरह से जुड़ जाता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एक ही पद में पूर्ण हो रही है। अब अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि हेलोएल्केन की तुलना से हेलोएरीन्स कम क्रियाशील होते हैं, अथवा एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं? तो यहाँ हेलोएल्केन न लिख करके एल्किल हैलाइड लिख सकता है, हेलोएरीन न लिख करके एरिल हैलाइड लिख सकता है, एक ही चीज़ है, कम क्रियाशील क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखना, इसके चित्र को भी समझना है। तो पहला इसका क्या है, सी अक्ष आबंध में कार्बन परमाणु का संकरण, पहले संकरण समझते हैं। तो हेलो एरीन में हेलोजन से जुड़ा हुआ परमाणु sp2 संकृत होता है, जबकि हेलो एल्केन में ये sp3 संकृत होता है। sp2 संकृत कक्षक का आकार छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट होते हैं और यह नाभिक अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है। इसलिए जो हेलो एरील है वो कम क्रियाशील होता है, क्योंकि sp2 संकरण के कारण ये नज़दीक है नाभिक के। दूसरा है यहाँ पर अनुनाद का प्रभाव। तो यहाँ पर अनुनाद का प्रभाव भी देख लेते हैं। एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के साथ पाई बंध से जुड़े होते हैं, जिससे अनुनाद के कारण सीसीएल बंध में द्विबंध जैसे गुण आ जाते हैं। अतः सीएल का प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है। तो ये अनुनाद की स्थिति है। एल्किल हैलाइड में अनुनाद नहीं पाया जाता, इसमें यह अनुनाद पाया जाता है। तो इसके जो ये बंध हैं, ये बंध इसमें प्रवेश कर जाते हैं इस वलय में, और इसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं इसमें, इसके साथ क्लोरीन के साथ। और जो बंध द्विबंध हो गया मतलब छोटा हो गया, तो नाभिक से अच्छे से जुड़ जाएगा। इस तरह से ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तब भी ये कम क्रियाशील होंगे। तो ये संरचना भी आपको बनाना है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके और इसको दो बंध में बना देना है। इसके बाद यहाँ पर फेनिल धनायन का अस्थायित्व। तो स्व आयनन के फलस्वरूप हेलो एरिनो में बना फेनिल धनायन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाता है, जिससे SN1 की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं प्रतिकर्षण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी रागी एवं, यहाँ पर ईवान लिख गया ही, एवं है, इलेक्ट्रॉन धनी एरीन के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो इन सारे बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हेलो एरीन होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रियॉन है, डीडीटी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है तथा आयोडे फार्म के हमको उपयोग बताना है। तो सबसे पहले फ्रियान का उपयोग देते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है और एरोसाल में नोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर हम डीडीटी की बात करते हैं, यह शक्तिशाली कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो आग बुझाने के लिए पायरीन के नाम से जाना जाता है। CHCl3 तथा फ्रियान और के औद्योगिक निर्माण में उपयोग किया जाता है। यह तेल, वसा तथा रेजिन के लिए औद्योगिक विलायक के रूप में कार्य करता है। ड्राई क्लीनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। हुक वर्म को निकालने में दवाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कोई दो उपयोग लिख देना है। आयोडोफार्म, फिर है आयोडोफार्म का उपयोग, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक दवाई बनाने में होता है। चलिए इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। तब क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड, चलिए फिर से देखते हैं। एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो सबसे पहले ब्यूटिल क्लोराइड का ये सूत्र लिख लेते हैं। तो इसमें 4 कार्बन होंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, और साथ में क्लोराइड हो गया। अब KOH के साथ रिएक्शन करना है तो ये KOH लिख दिए। अब यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको ये Cl और यहाँ से K ये आपको हटा देना है। और यहाँ पर जो है ये Cl के साथ यहाँ पर ये जो H है, ये एक H और हटेगा, इसका और इसका, तो H2O बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये CH हो गया। तो यहाँ पर ये विहाइड्रोजनीकरण भी होगा और विहाइड्रोजनी हैलोजनीकरण होगा। मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है एक और हैलोजन भी निकल रहा है। तो इस तरह से आपको रिएक्शन भर इसका लिखना है। इसके बाद देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे। ये देखिए बेंजीन है, इसमें ब्रोमीन जोड़ दिए तो ये ब्रोमोबेंजीन हो गया। मैग्नीशियम है, शुष्क ईथर से अभिक्रिया करा देंगे तो Mg, इसके साथ Mg जुड़ जाएगा। तो इस तरह से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा।
अगला इसका तीसरा देखते हैं, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करते हैं। तो चलिए क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन ये है, तो क्लोरोबेंजीन है, NaOH जलीय विलयन ले लिए हैं, इसके साथ गर्म करते हैं तो ये कोई अभिक्रिया नहीं देता है। इस तरह से है। अब हमारे पास जो है अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। तो यहाँ पर फिर से हम चले जाते हैं एथिल क्लोराइड में। तो ये एथिल क्लोराइड है और इसका KOH के साथ जब होता है तो यहाँ पर ये KCl जो है अलग हो गया, OH इसमें आकर के जुड़ जाता है तो एथिल एल्केहल प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास ये पांचवा वाला है। पांचवा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो यहाँ पर देखिए मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया है, तो ये मेथिल ब्रोमाइड हो गया CH3, इसकी क्रिया हम सोडियम से कराएंगे तो यहाँ पर दो मेथिल ब्रोमाइड, चाहे आप यहाँ 2 लगा दीजिए या 2 बार लिख दीजिए, तो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से जो है ये हमारे पास NaBr ये इतना अलग हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 एथेन बन जाता है। अब हमारे पास ये छठवां है, इसमें है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। तो चलिए मेथिल क्लोराइड देख लेते हैं, ये CH3Cl है और ये KCN है। इसमें से भी ये KCl जो है यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, हट जाएगा क्रिया करके, तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3Cn बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इनके अनुसार रिएक्शन भर लिखना है। थैंक यू।